नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्वारी। एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 और 3 के बीच कुछ रातें हैं और ये रातें कुछ लोगों पर बहुत भारी पड़ती हैं, जिसमें राजनेता तो हैं ही, लेकिन हम पत्रकारों पर भी बहुत भारी पड़ती है। और ख़ास करके तब जब एग्जिट पोल आ गए हों और वो एग्जिट पोल किसी भी तरफ का कोई साफ इशारा न दे रहे हों। ऐसे में हर आदमी हमसे पूछता है किसकी सरकार बन रही है, और हमको भी बड़ी साफ गोई से जवाब देना होता है कि 3 तारीख तक इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन चूंकि एग्जिट पोल आ गए हैं और एग्जिट पोल ने जो बताया है उससे कुछ नहीं पता लग रहा, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को सत्ता में वापसी उसकी बता रहे हैं और 1-2 से नहीं, अच्छी खासी बहुमत से उसको सत्ता में वापसी बता रहे हैं। वहीं पर कुछ ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असमंजस वाली स्थिति है नेताओं के लिए भी, और जैसा मैंने कहा पत्रकारों के लिए भी, कि पूर्ण बहुमत की स्थिति बनेगी नहीं बनेगी। कई लोग पूछ रहे हैं ये एग्जिट पोल है या एग्जैक्ट पोल है। तो देखिए, कोई भी एग्जिट पोल हो, जैसे हम मान लीजिए 30 लोगों से मिलते हैं या 300 लोगों से मिलते हैं और उनसे एक राय बनाते हैं, तो ये एक पूर्वानुमान ही होता है। वैसे ही कोई एग्जिट पोल कर रही है कोई संस्था, तो वो मान लीजिए 30,000 या 40,000 या इससे ज़्यादा सैम्पल साइज़ है, लेकिन है पूर्वानुमान ही। ये एक आपको इशारा दे सकता है कि हवा किस ओर बह रही है, और कई बार वो इशारा सही नहीं भी होता है, लेकिन कई बार वो सही होता है, लेकिन है इशारा और पूर्वानुमान। इसलिए नतीजों के लिए तो आप 3 तारीख तक का इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर ये पूर्वानुमान कुछ इशारा कर रहे हैं जिसे हम नहीं पकड़ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं इस फील्ड में, जैसे स्टूडियो में मेरे साथ अभिलाष खांडेकर सर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और देशदीप सक्सेना जी, ये भी वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, इनका जो तजुर्बा है वो क्या कहता है, सबसे पहले अभिलाष सर से ही पूछते हैं। सर, बहुत ही कंफ्यूजिंग से सिग्नल्स हैं। मान लीजिए 4 एग्जिट पोल कहते हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी, वो भी 140 से 160 बहुमत, प्रचंड बहुमत कह लीजिए, वो भी 18 साल की इनकम्बेंसी के बाद। और कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर मुकाबला नज़दीकी का देखा जा रहा है। आपका क्या अनुमान है, क्या आपको लग रहा है इस बार? देखिए, जैसा आपने पहले कहा, तो एग्जिट पोल्स के बारे में भी हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि इतनी बड़ी संख्या में जहाँ पर वोटर्स वोट डालते हैं, और इस बार मध्य प्रदेश में 70-72% तक लोगों ने वोट डाले, उतनी संख्या तक तो कोई भी एग्जिट पोल कंडक्ट करने वाली एजेंसी जा नहीं पाती है। और जैसा आपने सही कहा, पूर्वानुमान रहते हैं। तो वैसे हम लोग भी अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, जो वोटर्स है उनसे बात करते हैं, बिल्कुल, मीडिया में क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, अफसरों से बात करते हैं, या जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस हैं उससे ये ट्रेंड पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वोटर किस तरीके से अपना वोट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एग्जिट पोल्स से जो लोग कंडक्ट करते हैं और जिन वोटर से बात करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वोटर उनको सही बात ये बताए कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, बीएसपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, या किसी को मध्य प्रदेश के मामले में दिया। हमारे पास चूँकि 2 ही पार्टीज़ हैं, तो इसकी एक्यूरेसी या इसकी साइंटिफिक जो इसका कंडक्ट करने का तरीका है, उस पर अभी तक भारत की जो एग्जिट पोल करने वाली जो अलग अलग एजेंसी, चाहे वो चाणक्य हो, चाहे कोई दूसरी एजेंसी हो, कई बार निश्चित रूप से वो उसके आसपास आ जाते हैं, कई बार बहुत दूर रह जाते हैं। तो अभी के भी पोल्स, जो एग्जिट पोल्स जो आए हैं, उससे बहुत कन्फ्यूजन की या बहुत ही संशयास्पद स्थिति लग रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि बदलाव के लिए वोट पड़ा है, इसलिए इतना ज़्यादा प्रतिशत पड़ा है। कहीं पर हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो उससे लग रहा है कि महिलाएं निश्चित रूप से लाडली बहना के चलते ही इस बार ज़्यादा मतदान के प्रतिशत को आगे बढ़ा पाई है। तो इस कन्फ्यूजिंग स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति आई थी कि जहाँ पर लोग ये कहने लग गए थे कि शिवराज सिंह का चेहरा जो है वो लोगों को अब उससे काफ़ी ऊब गए हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चीज़ को समझकर 7 बड़े कद्दावर नेताओं को उसमें डाल के कन्फ्यूजन की स्थिति वोटर के लिए पैदा कर दी, और ये बताने की कोशिश करी कि ज़रूरी नहीं है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो शिवराज सिंह ही चेहरा होंगे। उन्होंने ये क्लियर कट नहीं कहा कि शिवराज सिंह नहीं होंगे, लेकिन इसीलिए मोदी जी भी सामने आए। बाकी तो आज की स्थिति में ये निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव एक अच्छे तरीके से लड़ा है, लेकिन उनकी संगठन की शक्ति
से भारतीय जनता पार्टी की संगठन की क्षमता और अमित शाह या नरेंद्र मोदी के जो दौरे हैं उससे कितनी हवा पिछले 10-15 दिनों में पलटी, मतलब 17 तारीख के पहले, इसका अनुमान जो सही तरीके से लगा सकता है। तो मैंने जहाँ जहाँ पर जाकर देखा वहाँ पर हर तरीके के लोग अलग अलग है। तो विंध्य प्रदेश में स्थिति अलग है, मालवा में स्थिति अलग है, भोपाल और उसके आसपास स्थिति अलग है। तो ये कहना थोड़ा सा कठिन हो सकता है कि एग्जैक्टली कौन सी पार्टी और कितनी सीटों के साथ वो आ रही है। अच्छा, रंजन सर मुझे दिख रहे थे कि उनके घर के पीछे एक जो पर्दा है वो एक पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ है, और चुनाव में हम पिंक बूथ ढूंढते हैं तो वहाँ महिलाओं की नुमाइंदगी हर तरीके से रहती है, चाहे वोटर हो चाहे जो मतदान कराने वाले अधिकारी हैं। तो रंजन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई जिस लाडली बहना की या महिलाओं को गेम चेंजर कहा जा रहा है, तो आपको भी लगता है पिंक पर्दे के साथ बैठे हैं, तो वाकई इस बार लाडली बहनाओं की भूमिका बहुत अहम हो गई है? अगर जो बीजेपी को सत्ता में लाने वाले पूर्वानुमान है वो सही है तो? अनुराग जी, एक तो कुछ वॉइस क्वालिटी इशू है, वो आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, अच्छा, अगर मेरी आवाज की है जी, मैं महिलाओं के बारे में पूछ रहा था। आपको टेक्निकल टीम को बोलना पड़ेगा, कुछ आवाज ब्रेक होके आ रही है। नंबर 1, जो मैं समझ पा रहा हूँ, पर्दा सेफ्रन अच्छा। नहीं है, पिंक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। अब पिंक से महिलाओं की बात जरूर आती है। और देखिए, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि जो लाडली बहना स्कीम है वो गेम चेंजर हो सकती है। देखिए, लगातार प्राइम मिनिस्टर तक ने लाडली बहना का नाम नहीं लिया, आपने सारा रिपोर्ट भी किया है। उन्होंने किसी मन से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया शुरू में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास में आता गया, लाडली बहना का नाम पीएम ने लिया, शिवराज सिंह चौहान का नाम पीएम ने लिया। तो शायद सेंट्रल लीडरशिप को भी पता चल गया कि अगर हमें कोई 4 टर्म के बाद 5वां टर्म कोई दिला सकता तो लाडली बहना स्कीम है। तो मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा, जब समझ पाया डिस्पाइट द वॉइस क्वालिटी इशू कि वुमेन जो लाडली बहना स्कीम है क्या गेम चेंजर हो सकता है क्या, मुझे लगता है कि भाजपा ने काफी रिलाई किया हैविली इस पे। और देखिए, जो जब लाडली बहना स्कीम जून में आई है, ये फैक्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी इशू था। अगर एंटी इनकम्बेंसी इशू नहीं होता तो लाडली बहना स्कीम नहीं आती। जून में स्कीम आती है, और हर महीने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हर 10 तारीख के पहले बताया गया हर महिलाओं को कि हम आपको पैसे देने वाले हैं, 10 तारीख आने वाला है। तो भाजपा ने जो अपनी पूरी रणनीति अपनाई चुनाव को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान की स्कीम को लेकर के, वो लाडली बहना स्कीम थी। तो मुझे लगता है कि जो 150 प्लस आ रहा है, अगर आ रहा है तो, अगर एग्जिट पोल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो लाडली बहना स्कीम एक गेम चेंजर हो सकती है। अच्छा, देशदीप भाई, आप बहुत फिट हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान की तरह वो भी बहुत फिट हैं, और वो उन्होंने एक दिन में औसतन 12 से 13 रोड शोज किए, 165 से ज़्यादा रैलियां और रोड शो की हैं। तो आपको लगता है कि महज लाडली बहना ही है, या आपको लगता है कि अगर पूर्वानुमान सही है कुछ एजेंसीज के और बीजेपी सत्ता में वापसी आती है, तो उसके पीछे लाडली बहना के अलावा बीजेपी के लोगों की मेहनत भी है? बिल्कुल, डेफिनेटली बीजेपी लोगों की मेहनत भी है। देखिए, मुझे लगता है कि 3-4 चीजें हैं जो अगर ये एग्जिट पोल सही है, पूर्वानुमान सही है, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, डेविएशन है। कुछ लोग कांग्रेस को सरकार में ला रहे हैं, कुछ बीजेपी को सरकार में ले रहे हैं, और एक दो पोल जो बता रहे हैं ऐसा लगता है कि स्वीप कर रही है। और वो कैसा स्वीप है कि आप और हम कोई उसको पढ़ नहीं पाए उस स्वीप को, या कोई पत्रकार उस स्वीप को पढ़ नहीं पाया। खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि लाडली बहना योजना ही एक गेम चेंजर, जिसको लगातार ये सोच रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना गेम चेंजर होगी, और ऐसा लगता है कि है भी। 1,30,00,000 बेनिफिशियरीज थे, अब उसको ऐसी योजनाओं का लाभार्थी शब्द का नाम दिया जा रहा है कि लाभार्थी योजनाएं हैं जो जनता को लाभ देती है। बेनिफिशियरीज की एक फौज इकट्ठा हो जाती है और उनको मोबिलाइज करके आप उनसे वोट करवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है लाडली बहना योजना के अलावा मध्य प्रदेश में कुछ 2-3 चीजें और हुई, जो चुनाव जैसे जैसे करीब आता गया वैसे वैसे वो चीजें होती गई। उनमें से एक चीज है नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का पिक्चर में आना। चुनाव के करीब 15-20 दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को लगभग दरकिनार किया, और मोदी जी ने 15 सभाएं ताबड़तोड़ करी मध्य प्रदेश में। अभी जैसे हमारे साथी रंजन बता रहे थे कि पहले तो वो लाडली बहना योजना का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने
लाडली बहना का योजना का नाम लिया कहीं कहीं, लेकिन मोदी जी की सभाएं शायद एक फैक्टर हो सकती हैं जो जिसने ये फर्क किया हो। तीसरा मुझे लगता है कि एक जो जब चुनाव के एन पहले लगभग 1 महीना पहले आपने देखा होगा, उन्होंने मंदिर के कंप्लीशन का मुद्दा भी लेके आए थे कि मंदिर का जो राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो गया है, और बाकायदा होर्डिंग्स लगे थे पूरे मध्य प्रदेश में जिसमें बताया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी जो कैबिनेट मीट है वो वहां होगी। गांव में ये मुद्दे को बड़ा सेंटिमेंटल तरीके से कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने, वर्कर्स ने फैलाया, और ये तक कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जनता को रामलला के दर्शन कराने अयोध्या ले जाएंगे। हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहां तो बीजेपी बाकायदा एक योजना लेके आई जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका नाम रामलला दर्शन योजना उन्होंने रखा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं 3-4 जिनसे मिलके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं चुनाव लड़ने की, या 365 दिन वो एक ही काम करते हैं, चुनाव तैयारी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कामयाब हुई। और ये सारी चीजें मिलके जो हमने देखा, अगर ये एग्जिट पोल्स सही हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, इन सारी चीजों का मिला जुला असर होगा जो बीजेपी को वापस सत्ता में ला सकता है। एक चीज और जो मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी यहाँ आए और उन्होंने सभाएं लेना शुरू की, तो उन्होंने कोशिश करी जिस फैक्टर की खासतौर से पत्रकार बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि फटीक फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो ऐसा लगता है कि वो फैक्टर को दूर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी को कुछ समय के लिए एक जो चुनाव का जो एक अभियान था उनका, उससे थोड़ा सा अलग किया गया था। तो ये सारी चीजें मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो इन सब का मिला जुला असर। सर, देशदीप जी भी यही कह रहे हैं कि एक फटीक फैक्टर की भी बात आई, और ये भी बात बार बार आ रही है, जैसे रंजन जी ने भी कहा कि एक तरह से शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर दिया गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि 80 सीटों का जब बीजेपी ने इस बार एक प्रयोग किया कि पहले ही नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन उसमें 76 ऐसी सीटें थी जो बीजेपी पिछले 5 दफ़े या उससे ज़्यादा वक्त से हार रही है। मतलब वो सीटें कांग्रेस की एक तरह से कांग्रेस का किला समझ लीजिए। उसके बाद जो बीजेपी की लिस्ट आती है लगभग 100 से ज़्यादा नामों की, वो क्लियर था कि एक जो अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंप ऑफ अप्रूवल, कि उनकी स्वीकृति थी, मोहर थी एकदम लगी हुई। और उसके बाद अगर किसी नेता को आप दरकिनार कर रहे हैं, वो 165 रैलियां कर रहा है, यानी औसतन हर दिन 12 से 13, तो क्या आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र नेतृत्व ने दरकिनार किया था? ये बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि ये लगातार ये चुनाव के पहले से ये बात आ रही थी, जिस समय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मोदी जी ने उनका नाम नहीं लिया और लाडली बहना की स्कीम का या योजना का भी नाम नहीं लिया। लेकिन ये बात सही है कि आज भी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जैसा कद्दावर एक भी नेता नहीं है, और पिछले लगातार 17-18 साल से, बीच के 15 महीने हम छोड़ दें और उमा भारती और बाबूलाल गौड़ का समय छोड़ दें, तो शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार, वो तो मंत्री भी नहीं बने थे कभी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार जिस तरीके से उन्होंने 3 चुनावों में काम करके दिखाया, 2018 में हारने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा था कि यदि मेरी 10 सीट 500-1000 वोटों से यदि हारी हुई, उसका यदि कैलकुलेशन में ठीक कर लेता तो मैं निकल गया था। और उस समय की भी बात यह है कि वो चाहते तो 5 MLAs और अपनी तरफ ला सकते थे, जिस भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लाती है उसमें ऑपरेशन लोटस की ज़रूरत नहीं थी। तो आप जो कह रहे हैं बात सही है कि शिवराज सिंह चौहान को कहने भर के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जैसा कांग्रेस ने कमलनाथ को बनाया है, या अन्य राज्यों में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग लोगों को प्रोजेक्ट किया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ये बता दिया कि 2018 की हार के बाद भी जब 2020 में सरकार बनाने की आवश्यकता पड़ी तो वही एक चेहरा थे, और 2023 में भी सबसे ज़्यादा रैलीज करके या नई नई स्कीम्स लाके एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक नेतृत्व प्रदान किया, तो उसके आसपास कोई भी नेता नहीं है। तो ये हम पत्रकारों के लिए या बाकी चीज़ों के लिए ये कहा जा सकता है कि उनको साइडलाइन किया, लेकिन आखिरी दम तक आपने देखा होगा जो आखिरी टिकट हुआ लगभग वो विदिशा सिंह चौहान की है भारतीय जनता पार्टी में। ये बात सही है कि लोगों को एक भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा धड़ा है जो उनको मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहता था। हम
अभिलाष सर से शिवराज सिंह चौहान के भविष्य की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर जैसे कई बार ये कहा गया, बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ये कहा कि भाई अब शिवराज सिंह चौहान को शायद टिकट भी ना मिले, और उस वक्त हम ये बात कह रहे थे कि ये 80 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का मजबूत किला है, जहां बीजेपी ने पहले से किलेबंदी शुरू कर दी है, यानी वो कहीं ना कहीं उन सीटों को कांग्रेस से छीनने की रणनीति बना रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी लिस्ट आई है उसमें शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति है। और अगर किसी नेता को अंग्रेजी में जो कहते हैं कट्टू साइज करना हो या उन्हें उनकी जो रणनीति है उससे बाहर करना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसके नामों के लोगों को विधायक दल में या जो उम्मीदवार है उसमें स्वीकृति नहीं देते। तो सर आप तो मैं एक और बात अनुराग भाई कह रहा था कि आपको याद होगा कि 2018 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ही नैरो मार्जिन से हार गई थी, 4-6 सीट का सवाल था और आधे % वोट का सवाल था, जिसमें कांग्रेस बाजी मार गई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया, उन्होंने शिवराज सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और मेंबरशिप ड्राइव का इंचार्ज बनाया, और उस समय भी शिवराज सिंह ने पूरे देश भर में घूम कर भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्यता अभियान में काफी काम किया। बिल्कुल। तो वो हटने के बाद में 15 महीने की सरकार गिरने के बाद में फिर वापस चॉइस जो आया, तो घूम फिर कर मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं था, लेकिन उनको ये मालूम था केंद्रीय नेतृत्व को कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनके पास में अलग अलग आइडियाज़ हैं। उन्होंने चाहे किसानों के लिए काम किया हो, महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना पहले बनाई हो, या बाद में जाकर बिल्कुल आखिरी में लाडली बहना। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट ईजी टू साइडलाइन शिवराज सिंह चौहान, ही इज़ अमंग द टॉलेस्ट चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बीजेपी। तो मध्य प्रदेश में आज आप आसपास भी कहीं देखें तो शिवराज सिंह चौहान की बराबरी का कोई नेतृत्व या नेता दिख नहीं रहा है। देश भर में भी आप देखिए, बाकी जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह जी से काफ़ी जूनियर है। तो एक सांसद जो विदिशा से चुनाव लड़कर आए थे, आज उन्होंने मध्य प्रदेश में एक पूरे राष्ट्रव्यापी पहचान बनाई है एक मुख्यमंत्री के नाते। उनका गवर्नेंस कैसा रहा, उन्होंने किस तरीके से काम किए, या चुनाव के अगले रिजल्ट्स क्या आएंगे, इस पर अभी अपन बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा था कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ने उनको साइडलाइन कर दिया था, उनको बाजू कर दिया, तो ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि पूरा चुनाव डोमिनेट तो शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सवाल हम रंजन सर से भी ले लेते हैं, क्योंकि उनका भी कहना था। रंजन सर, एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ था जब ये बात हुई कि केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ेगा, तो बीजेपी दफ्तर के जस्ट 20 मीटर बाहर 3 बड़े कटआउट लगाए गए थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जेपी नड्डा थे और अमित शाह थे। उसमें वीडी शर्मा या शिवराज सिंह चौहान नहीं थे, पर हमने ये खबर दिखाई और अगले दिन और दोनों कटआउट लग गए, वो अगले दिन ही हो गया था। तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने एक किसी विश्लेषण के बाद उनको वो प्राथमिकता दी जो जिसके वो पहले हकदार थे, या आपको लग रहा है कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा था? नहीं, देखिए, जो पहले हुआ वो तो बिल्कुल रणनीति का हिस्सा था, और दूसरा हुआ वो भी रणनीति का हिस्सा था। देखिए, पार्टी लीडरशिप को ये पता था कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और 2 तरह का था, 2 या 3 तरह का था। एक तो गवर्नमेंट से, दूसरा सीएम, चूंकि 4 बार सीएम रह चुके हैं, तो एक उनके खिलाफ भी एक पार्टी के अंदर और जनता में, एक वर्ग में एक आप फटीग कह लें या नाराजगी का भाव कह लें, एक सेक्शन में था। वो पार्टी उसको दूर करना चाहती थी। थर्ड ये था कि एक पार्टी के अंदर भी एक हेल्दी कंपटीशन देना था, पार्टी वर्कर को मोटिवेट करना था कि देखिए ठीक है, शिवराज सिंह चौहान का 4 टर्म हो गया, अब हम रेस को ओपन करते हैं। देखिए 2008 शिवराज सिंह चौहान अनडिस्प्यूटेड लीडर थे पार्टी के, वही सीएम बनना था उनको पार्टी के जीतने पे। 13 चौहान अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, 18 अनडिस्प्यूटेड थे। 23 में 20 साल बाद, 2003 के बाद देखेंगे, 8 के बाद 15 साल बाद चौहान जी को साइडलाइन कर दिया गया, सीएम वही थे। और अनुराग जी, आपको याद होगा तो लगातार रिपोर्ट भी की है, साल भर से बात चल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जा सकता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उनको हटाया नहीं जा सका। या तो उनका रिप्लेसमेंट ऐसा कोई नहीं रहा होगा, या फिर लगा होगा कि चलो ओबीसी फेस हैं और जनप्रिय हैं, जननेता हैं, उनको रखा जाए। उनको रखते हुए दूसरी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, जो प्लान बी कहा जा सकता है। उनको सीएम तो बनाए रखेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे स्ट्रैटेजी से कलेक्टिव लीडरशिप फेस करेंगे। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पार्टी की कैंपेन को अपने हाथ में लेगी, और जो तरह तरह की स्कीम्स आई, पीएम का जो देशदीप जी कह रहे थे कि पीएम की लगातार मीटिंग्स हुई, तो चौहान को किनारे रखना पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। लेकिन बाद में पार्टी को यह भी लगा कि ऐसा ना हो उल्टा पड़ जाए, और हमें केवल पीएम और एसएम पे भरोसा करके कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, केवल मध्य प्रदेश नहीं, बाद में राजस्थान में वसुंधरा राजे पिक्चर में आती हैं, रमन सिंह के नॉमिनेशन में अमित शाह गए थे साथ में उनके प्रचार, उनके नॉमिनेशन फाइल करवाने,
और चौहान को भी तवज्जो दिया गया। तो पार्टी को लगा कि हमारा जो प्रयोग है कहीं फेल ना हो जाए, उसका ठीकरा सिमटा भी ना फूटे, तो उनको फिर से बहुत स्ट्रैटेजिकली सीएम को पिक्चर में लाया गया। अब ये अलग बात है कि अगर भाजपा सरकार में आती है दोबारा या 5वीं बार, तो सीएम कौन बनेगा, अभी भी रेस ओपन है। सीएम भी चौहान भी बन सकते हैं, पार्टी ने डिनाई नहीं किया हुआ है। लेकिन उनको किराए रखना, जो सवाल आपका मैं समझ पाया वॉइस क्वालिटी की वजह से, या फिर उनको वापस लाना, ये पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। लेकिन देशदीप भाई से भी सवाल ले लेते हैं कि ये जैसे रंजन जी कह रहे हैं कि उनको बनाए रखना, आपको लगता है ये सवाल उस वक्त हो सकता है जब एक विपक्षी दल के बहुत अहम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछ लेते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने ओबीसी अभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं? ऐसे वक्त में एक बहुत ही कद्दावर ओबीसी नेता को क्या हटाने का कोई दल जोखिम ले सकता है? लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इस बार अगर उनको मौका देते हैं तो वो कॉमरेड बासु के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। तो आपको लगता है, क्योंकि कई बार जो राजनीतिक दल होते हैं उनके अंदर एक आंतरिक लड़ाई भी होती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को हटाने का जोखिम या रखकर पार्टी में एक बड़ा कद देने की बात बीजेपी सोच सकती है? जैसे रंजन सर भी एक सवाल कर रहे हैं। देशदीप भाई देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिवराज सिंह चौहान जी को खासतौर से अब जब कांग्रेस ही लगातार बात कर रही है कि कास्ट सेंसस की बात कर रही है, वो एक बड़े ओबीसी नेता हैं, तो ऐसे में तो अब और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए। तो उनको दरकिनार पूरी तरीके से तो नहीं किया जा सकता। अब बीजेपी को ये डिसाइड करना और हमें ये देखना है कि दरअसल अगर बीजेपी सरकार में आती है मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह जी का क्या रोल होगा। अगर वो भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, मुझे लगता है, खासतौर से कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी बीजेपी लेती है। अगर बहुत ज्यादा सीट्स आती है, क्योंकि हमने देखा अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अमित शाह जी से लेके नरेंद्र सिंह तोमर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने भी ये कमिट नहीं किया कि शिवराज सिंह चौहान जी ही अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुत समय से ये डिस्कशन चल रहे हैं कि शिवराज सिंह जी का क्या रोल होगा। जैसा आपने भी डिस्कशन के पहले कहा कि एक समय ऐसा भी आ गया था कि लोग सोच रहे थे कि उनको टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बीजेपी की भी यही खूबी है कि वो लगातार रिव्यू करती रहती है। जैसे कोई वनडे का मैच होता है तो अच्छा कप्तान लगातार रिव्यू करता रहता है हर ओवर के बाद, मुझे कैसे स्ट्रेटेजी बदलनी है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी लगातार ये रिव्यू कर रही थी कि अभी उनको साइडलाइन कर दें, अभी उनको वापस ले आए, अभी उनको थोड़ा सा चुप कर दें, फिर वापस लेके आए। और अल्टीमेटली जो ये है कि उनको पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में रिप्लेस करना संभव ही नहीं है बीजेपी के लिए। जैसा अभी अभिलाष जी बता रहे थे कि वो एक स्ट्रांग लीडर हैं, पिछले बहुत साल से लीडर हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि वो बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत साल से लीडर हैं। उनका रिप्लेसमेंट बीजेपी ने पिछले कई सालों में बहुत बार खोजने की कोशिश करी। हमने और आपने अनुराग जी कई बार स्टोरीज करी होंगी कि अभी बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी बदलने वाले हैं, अभी बदलने वाले हैं, पिछले बहुत साल से चल रहा है। खासतौर से जब वो बने थे मुख्यमंत्री तो लोग उनको एक साल 2 साल का समय भी देने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने साल दर साल 16.5 साल तक लंबी पारी खेली है और अभी भी उनमें दमखम है। वो सबसे बड़ी बात है कि बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत ज्यादा फिट हैं। वो 166 सभाएं करना बिल्कुल मतलब एक बड़ी बात है। आपने उसको हिसाब देशदीप भाई, आपने क्रिकेट की बात की और कहा कि बहुत रोचक मैच की तरह चल रहा है, तो क्रिकेट में एक ब्रेक लेना होता है। यहाँ पर हमको भी एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप सारे साथी हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस रोचक मैच को और आगे बढ़ाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का। हम एक वनडे मैच की तरह बात कर रहे थे, अब फटाफट T20 मैच की तरह बात करेंगे। और इत्तेफाक देखिए, हमारे साथ अभिलाष खांडेकर सर हैं, जो बहुत सारी विधाओं में निपुण हैं और क्रिकेट में भी निपुण हैं, मध्य प्रदेश में भी क्रिकेट को चलाते हैं। सर, अब T20 के अंदाज में बताइए कि 5 ऐसे आपके हिसाब से जो भी मुद्दे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बीजेपी की सत्ता में वापसी हो सकती है पूर्वानुमानों के मुताबिक, या कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। 5 बीजेपी के लिए, 5 कांग्रेस के लिए। बड़ा कठिन प्रश्न है। ये T20 की जो ओपनिंग बल्लेबाज रहते हैं उनको बहुत खेलने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कांग्रेस से बेहतर है। शिवराज सिंह की अपनी एक इमेज है। लाडली बहना का जो उन्होंने 1250 रुपये पिछले 3 महीनों से करोड़ों महिलाओं को देने की जो बात की है और जो उनके अकाउंट में पहुंच भी गया है,
ये 3 बातें तो प्रमुख रूप से कही जा सकती है। चौथी बात यह है कि मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, उसमें कोई कमी आई है ऐसा मध्य प्रदेश में दिखता नहीं है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, ये 5 कारण ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है। रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस में सत्ता में आने की संभावना है क्या, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बदलाव की बातें कर रहे हैं उन लोगों ने इस बार अलग तरीके से एक्स्ट्रा, मतलब जिसको कहते हैं कि अलग वो कर बीजेपी की जगह पर कांग्रेस को वोट देने की कोशिश की है। एक बात ये भी है कि कांग्रेस में यदि कोई लीडरशिप का जिसको कहते हैं टोटा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी हम बात कर रहे थे कि शिवराज सिंह लगातार चल रहे हैं, तो कमलनाथ भी वर्षों से चले आ रहे हैं और बीजेपी के जो पीसीसी के अध्यक्ष 5 साल से बने हुए हैं। तो वहाँ पर यदि आज कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में इस बार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बहुत कुछ आज तक अपनी जो जिसको कहते हैं डिसिडेंस उसको कंट्रोल किया है। भारतीय जनता पार्टी में यदि दीपक जोशी या बाबर सिंह शेखावत छोड़कर चले गए हैं तो कांग्रेस में कुछ लोग गए हैं, लेकिन फिर भी लार्जली कांग्रेस इस तरीके का हाउस नहीं था जहां पर उनको अपने सारे लोगों को समेटने में दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है, तीसरा पॉइंट जो आपने पूछा, तो कांग्रेस के लिए लोग लगातार ये मान रहे हैं कि उनको जब 2018 में चुना गया था तो बीच में उनकी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ले उड़ी, तो ये भी दिल में लोगों के कसक है, कांग्रेस के वर्कर्स में भी है और एक जनता में भी आम धारणा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के जो स्थानीय वर्कर्स हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कमलनाथ जी ने पूरे संगठन को पिछले 5 साल में एक नई संजीवनी देने का काम किया, ऐसा दिख रहा है। उसके पहले के कांग्रेस अध्यक्ष क्या कर रहे थे इसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ये 5 मुद्दे हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। रंजन भाई, आपसे भी फटाफट अंदाज में ये सवाल है कि 5 ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से या तो बीजेपी सत्ता में आएगी या कांग्रेस सत्ता में आएगी पूर्वानुमानों के मुताबिक। देखिए, बीजेपी का जहां तक सवाल है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन, लीडरशिप में क्लियरिटी और उनके स्ट्रैटेजी हर चुनाव को, महिलाओं पे फोकस और लगातार अटैक कांग्रेस के ऊपर जो भले 15 महीने की थी, और जो बात हो रही थी कि धर्म का भी सहारा लिया गया, राम मंदिर का, कि हम फ्री में दर्शन कराएंगे, उन्होंने सारे चीज किया और डराया कि अगर आप भाजपा नहीं आती है तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। कांग्रेस के फेवर में चीजें हैं, एंटी इनकम्बेंसी, ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी 20 साल के बाद, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, इकोनॉमी और जो उनकी स्कीम थी, गारंटी स्कीम थी, इसको लेकर के कांग्रेस आश्वस्त है। ठीक है। तो देशदीप सर, क्या आपको भी यही लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष या उनके विपक्ष में जो भी चीज़ें जा रही हैं उसमें एक बड़ा मुद्दा है एंटी इनकम्बेंसी या फिर शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, या कांग्रेस ने जो संगठनात्मक कसावट की है, ये सब वजह, या आप और कुछ देख रहे हैं? ये आपने T20 के मैच में मुझे बहुत कम बॉल दे रहे हो खेलने को तो ये ऑलमोस्ट मोर और लेस यही मुद्दे हैं जो हमारे बाकी दोनों मित्रों ने बात करी। बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर उनको लग रहा है, जो लाभार्थी स्कीम है, बेनिफिशियरीज की जो फौज हो जाती है और उनको मोबिलाइज करके वो लाया जाता है वोट देने के लिए। शिवराज सिंह जी चौहान खुद भी मुझे लगता है कि कई जगहों पे फैक्टर हैं उनकी पॉपुलैरिटी। मोदी जी ने जिस तरीके से बाद में पिछले कई चुनावों से देखा जा रहा है कि वो एंड टाइम पे आते हैं और कुछ हवा बदलने की कोशिश करते हैं। राम मंदिर खासतौर से गांव में एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा बाद में बना जिसमें ये कहा गया कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, अब सबको वहां पर दर्शन करने के लिए ले जाया जाएगा। तो ये मुद्दे कुछ हैं जो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, संगठन का जो उनका स्ट्रॉन्ग है वो उसने भी काम किया। कांग्रेस के लिए भी वही सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो शायद एंटी इनकम्बेंसी अगेन उनके लिए एक मुद्दा था और है, और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बेरोजगारी का मुद्दा था। मैंने कई जगहों पे बात करी तो जो यंग वोटर था, खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर, और वो वोटर जो आप सोचिए वो 18 साल का था जब बीजेपी सत्ता में आई थी, आज 36 साल का है, तो उसने भी वो दर्द देखा है बेरोजगारी का। आखिरी इम्तिहान मध्य प्रदेश में जो हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो पटवारियों का था। वो एग्जाम का क्या हाल हुआ हम सब जानते हैं। वो एग्जाम ना अभी तक पोस्टपोन हुआ है ना कैंसिल हुआ है, लोग सिलेक्ट भी हो गए हैं, उनको अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है, और जुलाई से लेके नवंबर हो गया, अभी तक उनका जीवन अंधकार में है।
तो ये जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, महंगाई हुई, मुद्दा बीच में प्याज 100 रुपए किलो तक चला गया था जब ये चुनाव चल रहे थे, तो ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि कांग्रेस के फेवर में जाएंगे अगर वो सत्ता में आती है। आप थोड़ी आवाज़ में शायद दिक्कत आ रही थी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया सर, ये एग्जिट पोल्स ने तो कांग्रेस और बीजेपी की बहुत बातें की और अन्य को बहुत कम सीटें दे रहे हैं, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि अब हम थोड़ा इलाकेवार भी बात कर लें, चाहे विंध्य हो चाहे बुंदेलखंड का इलाका हो, ग्वालियर चंबल में भी थोड़ा बहुत, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत इससे पहले रहा हमेशा 8-9% के आसपास रहा। इसके पहले के चुनाव में पिछली दफ़े 5 या 6% के आसपास था, लेकिन चूंकि वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही है, क्या आपको नहीं लगता, और कई ऐसे कद्दावर नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के जो बागी हो गए और उनको बसपा ने टिकट दिया है, क्या आपको लगता है कि बसपा कोई ऐसी भूमिका में होगी, क्योंकि कुछ जो एग्जिट पोल हैं वो बहुत नज़दीकी मुकाबले की बात कह रहे हैं, तो बसपा कुछ ऐसी भूमिका में होगी, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो एक कॉम्बिनेशन है, कि वो एक तरह से किंग मेकर कह लीजिए या कुछ ऐसे नज़दीकी मामले में फंसा सकती है जहाँ पर किसी की भी सरकार बने, कांग्रेस या बीजेपी की, उनको बसपा या गोंडवाना गणतंत्र की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जो एग्जिट पोल में 2-3 एग्जिट पोल्स तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है, तो उस स्थिति में तो आपको बीएसपी और जीजीपी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखता है। लेकिन जैसे पिछली बार भी हुआ था कि सपा या और बसपा के एमएलए ने तुरंत कमलनाथ को सपोर्ट कर दिया था 2018 सरकार गिरी तो बीजेपी को भी कर, उसके बाद में बीजेपी को भी कर दिया। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए कि बीएसपी का जो वजन है या जो बीएसपी की जो पॉपुलैरिटी है वो घटती चली जा रही है, लेकिन कुछ बेल्ट्स आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो रीवा सतना सीधी हो या ग्वालियर का मुरैना भिंड या चंबल का जो एरिया हो, वहाँ पर अभी भी जातिगत आधार पर बहुत जमकर वोटिंग होती है। और जो हम देख भी रहे हैं कि चाहे वो दिमनी हो या उसके आसपास का एरिया हो, तो वहाँ पर बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। लेकिन मुझे याद है कि 1993 के इलेक्शन जो विधानसभा के हुए थे, उसमें भारतीय बसपा के करीब 11-12 एमएलए उस समय, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो सबसे ज़्यादा बसपा के उस समय जो हाईएस्ट उनकी जो स्कोर था वो उस समय तक 12 या 13 का था। उसके उतना उस लेवल तक अभी तक बसपा कभी जा नहीं पाई है और मुझे लगा आगे भी नहीं जा पाएगी। मध्य प्रदेश इसेंशियली कांग्रेस और बीजेपी की ही टर्फ है और 2 पार्टी सिस्टम को भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ध्वस्त कर दिया पिछले 20 सालों में और एक कमल सद्दूर खिल गया। तो आपने जो प्रश्न पूछा था वो सही है कि कुछ जो छोटी पार्टीज़ हैं या जो थर्ड फोर्स जिसको कह सकते हैं, उनका रोल कितना रहेगा। तो यदि क्लोज फाइट होती है कांग्रेस और बीजेपी में और मान लीजिए 5-7 सीटों का यही फेर ये रहता है, एग्जिट पोल तो नहीं बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं बहुत क्लोज फाइट, उसमें जरूर उन लोगों की भूमिका रहेगी। रंजन सर, यही सवाल आपसे भी था कि आप मान लीजिए जैसे विंध्य का इलाका है, सिंगरौली में आप आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर बना लिया, कई जगहों पर उसके पार्षद जीत कर आए, चुनाव भी लड़ रहे हैं। वैसे ही बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी गठबंधन, बहन मायावती को काफ़ी दिनों बाद किसी विधानसभा चुनाव में, जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने कैंपेनिंग भी की, रैली को भी संबोधित किया। क्या आप कोई भूमिका देख रहे हैं बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की? नहीं, देखिए बिल्कुल भूमिका है। अगर आप पिछले चुनाव को भी देखेंगे ब्याज जी, आपने बहुत लंबे समय से पूरा मध्य प्रदेश कवर किया, अभी भी कर रहे हैं आप, तो अगर पिछला इलेक्शन आप देखेंगे 2018 का, तो माई कलाल का वीडियो चला था जम के। फिर अप्रैल 2 2018 को वायलेंस हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था SC/ST एक्ट पर, और सिंधिया का चेहरा, ये कांग्रेस के पास था, सिंधिया का चेहरा। इन तीनों फैक्टर्स ने कांग्रेस को भरपूर मदद की थी ग्वालियर चंबल में, और बीएसपी फैक्टर उसमें नाकाम रहा था। लेकिन इसमें यही कहा जा चुकी तीनों फैक्टर अब सिंधिया भाजपा में गए हैं, माई कलाल का कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे। और दूसरा जो SC/ST एक्ट का जो वायलेंस हुआ था, उसमें केसेज वापस हो गए सबके खिलाफ जो लगे थे, उस 6-7 मर गए थे, उसका भी कोई प्रभाव उतना नहीं दिखा। तो बीएसपी फैक्टर एक बार फिर इमर्ज हुई है वहाँ पे ग्वालियर चंबल में। आपको अमित शाह का बयान याद आया होगा, अमित शाह ने ग्वालियर से बोला था कि आपको मदद करनी है बीएसपी और आपके लोगों को, जिससे जितना वोट कटेगा वो भाजपा को फायदा होगा। अलायंस की कोशिश हुई, और देखिए समाजवादी पार्टी से जो इंडी अलायंस की बात हो रही थी, शुरुआती बात हुई थी, हमारे सीपीएम के नेता से बात हुई थी, उन्होंने कहा इनिशियल बात हो चुकी है और संभवतः हो जाए। लेकिन कमलनाथ को खास इस बात का एक कॉन्फिडेंस था कि हम अकेले चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए हमें किसी अलायंस की जरूरत नहीं थी। दूसरा, कांग्रेस में डर था कि अगर अलायंस बनता है, हम किसी के लिए स्पेस छोड़ते हैं,
तो 2018 के बाद 2020 की जो घटना हुई थी, बीएसपी और एसपी के लोग जाके कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग से मिल गए थे और सरकार गिर गई थी कांग्रेस की। ये डर था कि हम अलायंस में स्पेस तो देंगे, लेकिन अगर एसपी और आपके लोग जीत के आते हैं और किसी उसी सिमिलर सिचुएशन में अगर भाजपा से मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे। तो ये डर भी था। आपको याद होगा कि अलायंस की पहली मीटिंग स्टेट पोल को लेकर के मध्य भोपाल में होनी थी अक्टूबर फर्स्ट वीक में, लेकिन कमलनाथ के इंटरवेंशन के बाद वो मीटिंग नहीं हुई। आपने विंध्य की बात की, विंध्य में भी जो क्लोज टू यूपी है, चाहे विंध्य हो, चाहे बुंदेलखंड हो, या फिर ग्वालियर चंबल है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अच्छा खासा प्रभाव है। तो जहाँ भी ट्रायंगुलर फाइट है वहाँ पे मुझे लगता है कि इससे अगर बीएसपी कोर्ट जा रहा है तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। देशदीप भाई, एक सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा कि किस तरह समाजवादी पार्टी को लेकर अलग अलग बयान आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 6 सीटों की लगभग बात हुई थी, और फिर एक कमलनाथ जी का बयान आया अखिलेश वखिलेश, और जिसको फिर ये कहा गया कि ठीक है, किसी बुजुर्ग नेता ने कह दिया तो हम इसको बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाते। वैसे तो समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत पिछले बार लगभग 1.5% के आसपास था, एक विधायक उनका बना था। लेकिन क्या आप देखते हैं कि अगर ये गठबंधन हो जाता तो शायद कांग्रेस को फ़ायदा होता, या अगर बसपा वगैरह से भी समझौता हो जाता तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में नहीं होती? नहीं हुआ है तो इससे जैसे सारे विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस के ही वोट कटेंगे, क्या आप देखते हैं इस स्थिति में कांग्रेस को? जी बिल्कुल। जैसा अभी बात हो रही थी कि जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के का वोट बैंक जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो इलाका लगता है, जहाँ जहाँ बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो ग्वालियर भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल रीजन हो, या विंध्य प्रदेश का रीजन हो, या बुंदेलखंड का रीजन हो, वहाँ वो लोग उनके पॉकेट्स हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के। अभी भी देखिए निवाड़ी जो है वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो झांसी में जो एक जमाने बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, दीप नारायण यादव, उनकी शायद पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत सकती हैं। तो डेफिनेटली इससे नुकसान हो सकता है। और ये मैं तो कहूँगा ये बड़ी वीकनेस है इंडिया अलायंस की, कि क्यों नहीं कमलनाथ जी और अखिलेश यादव जी ने बैठ के जो अपने डिफरेंसेस थे उसको सॉर्ट आउट नहीं किया। वो अलायंस हो सकती थी, या वो और कुछ तरीके से आपस में बैठ के वो मामला सुलझाया जा सकता था। वो अगर सीट मांग रहे थे तो उसको भी चुनाव के पहले उस मामले को सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। और अगर थोड़े बहुत अंतरों से भी कहीं जीत हार होती है इन इलाकों में, जो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो नुकसान इन्हीं का होगा, कांग्रेस का ही वो नुकसान हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर थोड़े मोटे अंतर से अगर सरकार बनना या बिगड़ना होता है तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस के लिए। सर, ये आखिरी के 2-3 मिनट बचे हैं और मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी रोचक बात हो जाए। जैसे एक अंग्रेजी में होता है ना बेलवेदर सीट, तो जो एक निवास की सीट है उसको माना जाता है कि बेलवेदर सीट है, और वहाँ से आप जानते हैं कि इस बार बहुत ही कद्दावर नेता खड़े हुए हैं। तो आपको लगता है कि चूंकि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल की इस बहस में कुछ ऐसी बातें भी हैं, आप कई लोग इसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि ठीक है 50 साल से उस सीट से जो जीता उसने सरकार बनाई, तो ऐसा कोई और सीट आपके जहन में है? हाँ, ऐसी अलग अलग सीटें हैं। आप देखिए गोविंदपुरा सीट जो है भोपाल की जी, वो लगातार एक ही परिवार के साथ में रही है, वो तो फिर बीजेपी के पास ही रही है। और बाबूलाल गौड़ उस वहाँ से मुख्यमंत्री भी बने, भोपाल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, या कांग्रेस का भी उसके ऊपर काफ़ी वर्षों से वो रहा है। पर ये अंधविश्वास से भी ज़्यादा बात यह है कि आपने देखा होगा कैलाश जोशी कई वर्षों तक एक ही सीट से लगातार जीतते आ रहे थे, और सुंदरलाल पटवा भी बहुत सालों से जीते। खुद कमलनाथ आप देखिए लगातार छिंदवाड़ा से, भले ही वो लोकसभा में हो, लेकिन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बाहर वो कभी नहीं गए। लेकिन बाकी बहुत सारे नेता थे जो अलग अलग जगहों से चुनाव लड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी सीट हो जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि ये सीट यदि जीत जाए तो निश्चित रूप से उसी पार्टी की सरकार बनेगी। आप देखिए इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय पहले 2 नंबर से लड़ते थे, उनका लड़का 3 नंबर से आया, जहाँ पर उनको लग रहा था बहुत आसानी से जीत जाएगा, बहुत ताकत लगाने पड़ी। अब वो स्वयं 1 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि फंसा हुआ चुनाव है। तो स्थानीय परिस्थितियाँ
उस कैंडिडेट की जो प्रोफाइल है इसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि चुनाव आजकल उस तरीके से नहीं होते हैं कि आग बंद कर लोग वोट दे दें। आपने निश्चित रूप से कहा कि 60-70 सीटें ऐसी है जिस पर कभी कांग्रेस नहीं जीती, या कुछ ऐसी सीटें जिस पर कभी बीजेपी नहीं जीती। तो इसका मतलब यह है कि स्थानीय, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलती जा रही है, नए नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं। जैसे देशदीप जी ने कहा कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन क्या बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर लोग बड़ी संख्या में वोट दे रहे हों, या क्या ऐसा जातिगत मुद्दा है कि जिसके आधार पर लोग ये कह रहे हैं कि हम जातियों के पीछे? क्योंकि मध्य प्रदेश ने ये भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं, तो बाकी जातियों का क्या होगा? कांग्रेस के जमाने में आपको याद होगा कि ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाने की बड़ी डिमांड चल रही थी, लेकिन आज तक कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बन नहीं पा मध्य प्रदेश में। तो ये भी ऐसी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जो चुनाव से संबंधित इस तरीके की चर्चाओं में सामने आती है कि कब कौन कहाँ से वो बन जाएगा। आपने देखा होगा कि लोकसभा में तो एक बार ऐसा हो गया था कि एक पार्टी का एक ही व्यक्ति चुनाव जीता और वो लॉ मिनिस्टर बन गया और उसी ने सरकार बना दी। तो चुनाव में सब कुछ संभव है। जैसा आपने लेकिन एक बहुत अहम बात की जो शायद हम छोड़ रहे थे, ट्राइबल्स की बात आपने कर ली। मेरा ये सवाल रंजन जी से। रंजन जी, बीजेपी पिछले 2 सालों में लगातार बहुत सारे प्रतीक, जहाँ हमारा दफ्तर है वो अब हबीबगंज स्टेशन से रानी कमलापति हो गया, रानी दुर्गावती के नाम पर 100 करोड़ रुपए का स्मारक है, तात्या मामा के यहाँ जब राहुल गांधी पहुंचने वाले थे उससे एक दिन पहले दौड़कर मुख्यमंत्री पहुंच गए और उनके परिवार से भी मिल लिए। तो तमाम ऐसे प्रतीक, कहने का मतलब ये है कि बात सिर्फ रिजर्व सीट्स की नहीं है, लगातार बीजेपी आदिवासियों पर मेहनत कर रही थी। तो आप इन नतीजों में आदिवासी फैक्टर भी देखते हैं, और कांग्रेस भी उन पर उन्होंने खासा समय उन पर लगाया आदिवासी कल्याण की बातें करने में या उनके मुद्दे उठाने में? नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए 47 सीट तो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, 45 शेड्यूल कास्ट के लिए। और आप पिछले चुनाव को देखेंगे अनुराग जी, तो आपने देखा ही है, अगर आप 50 के आसपास सीट किसी को मिलती है, सरकार उसकी बनती है। पिछली बार कांग्रेस को 47 मिल गया था, 3, 8, 13, 18 में पिक्चर बदली है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जब 2003 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था, दिव्या सिंह चुनाव में हार मानने को तैयार नहीं थे। तब झाबुआ एक जिला हुआ करता था और राजपुर नहीं बना था। वो लगातार आश्वस्त थे कि हम चुनाव जीतेंगे। जब उनको रिपोर्ट मिल गई और इंडिकेशन आ गया कि झाबुआ में 5 सीट हार रहे हो, तो उन्होंने हार मान ली थी। तो ट्राइबल 21% तो हमारी पॉपुलेशन, हर 5वां आदमी। मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ये वाकया मैं आपसे इसके बाद भी सुनूंगा, लेकिन हमको वक्त इतने की इजाज़त दे रहा है। चूँकि आप तीनों मेरे वरिष्ठ जो हमारा सबका मार्गदर्शन भी करते रहते, तो बहुत अच्छी बातें बताते रहते हैं। हम चाह रहे थे कि इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन वक्त इतनी की इजाज़त दे रहा है। लेकिन हम फिर से अपने दर्शकों के लिए जुड़ेंगे और इसी तरह की रोचक बातें चुनाव से जुड़ी, एग्जिट पोल से या एग्जैक्ट पोल क्या है ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। फिलहाल आप सबों को, हम दर्शक, आप हम सबको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।